हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो बेटे? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? क्या बताऊं बेटे, आपके सामने आते ही ना दिल बाग बाग हो जाता है। बस आराम से मेरी बात को समझना बच्चे। हमने एडवांस लेवल अकाउंटिंग शुरू की हुई है। जो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बच्चे बार बार उलझ जाते हैं, उन्हीं से डील कर रहे हैं हम। आज हम डिस्कस करेंगे AS1 के बारे में। मैं पहले ये बता दूं कि आप सब लोग पहले मेरे जो मैंने लिखवा रखे वो सब कुछ बेसिक पढ़ा हुआ होना चाहिए कॉपी में से। हाँ, पहले से एस पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये उसकी बातें ही चल रही हैं, उसमें एडवांस बातें चल रही हैं, उसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स चल रहे हैं। लेकिन इसमें पहले आपने पढ़ा हुआ जरूर हो। अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है फिर दिक्कत है। तो आज मैं आपके सामने AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की कुछ बातें लेकर आने वाला हूं। आपको पता है, जैसे कि मैं पहले हर बार बताता हूं कि इस AS में आप स्टडी मैट से पढ़े, स्कैनर से पढ़े, आप लोग कहीं से भी पढ़े, RT पढ़े, MTP पढ़े, तो क्या चीज पहले करनी चाहिए? हर क्वेश्चन को पढ़ने के लिए इसके अंदर क्या रूल है, मैं फर्स्ट नोट लिखवा दूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे हमने AS20 में बताया था कि आपको ध्यान से ग्राफ बनाना है, उसकी पिक्चर बनानी है। यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां क्वेश्चंस रीड केयरफुली, क्वेश्चन रीड केयरफुली। यहां पे आपको बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, या ऐसे कह दूं क्वेश्चन रीड आउट प्रॉपरली, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहां गलती होती है कि क्वेश्चन ही प्रॉपरली नहीं पढ़ा जाता। अब AS1 के अंदर जो मेन मुद्दे मैंने देखे, जो मेन आ रहे हैं, वैसे तो ये कुछ ज्यादा मुद्दे नहीं है। क्वेश्चन AS1 और 5 का मिक्स होके आता है, 1 और 5 का। और वो कुछ क्वेश्चन मुझे 1 में देखने को मिले। पहला, मैं स्टॉक की बात करूंगा, स्टॉक की बात करूं। इसके अंदर मैं दो बातें बताता हूं। वो आपसे कहेगा कि मैंने फीफो मेथड से वेटेड एवरेज मेथड लगा लिया है। भाई इसे बोलते हैं मेथड चेंज होना। ये है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के डिस्क्लोजर अलग है। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। मैं फीफो मेथड से वेटेड एवरेज मेथड में जा रहा हूं, या वेटेड एवरेज से फीफो मेथड में जा रहा हूं। एक वो आपसे बाद में क्या कहेगा, कहेगा एक नॉन मूविंग आइटम है मेरे पास। कोई भी नॉन मूविंग आइटम्स है, मतलब नॉन मूविंग आइटम्स का मतलब होता है मेरे जो स्टॉक है उनमें कुछ सामान ऐसा जो बिकता नहीं है, बहुत कम बिकता है, नॉट मूविंग है, बहुत स्लो स्लो जा रहा है। मतलब मैंने खरीद के रखी 10 चीजें अपने स्टॉक में, एक चीज ऐसी है जो बिकती नहीं, बड़ी आराम से पता नहीं कब बिकेगी। तो मेरे पास ना कुछ नॉन मूविंग आइटम्स रहती हैं स्टॉक में, मैं उनके लिए प्रोविजन बनाता हूं, प्रोविजन फॉर डेट। तो मैं पहले प्रोविजन बनाता था इशू के हिसाब से। जैसे 12 महीने मैंने 1 लाख का सामान बेचा या 1 लाख का सामान खरीदा, उसका 10% प्रोविजन बना लेता था। तो पहले मैं ऑन द बेसिस ऑफ 12 मंथ, मान लो इशू कह देता हूं मैं, 12 मंथ में जितना माल बेचा उसके बेस पर प्रोविजन बनाता था। अब मुझे ऐसा लग रहा है गलत है ये, मैं टेक्निकल बेसिस पर बनाने लग गया, ऑन टेक्निकल बेस। मतलब मैंने कुछ भी किसी एक आदमी को बुलाया, टेक्निकल आदमी को, वो देखकर कह रहा है इतना प्रोविजन बनना चाहिए। ये मैं ओल्ड टाइम में बनाता था और अब मैं ये न्यू टाइम में बना। अधिकतर बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन आती है और वो आपसे ये पूछता है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन। ये दोनों पॉइंट लिखने हैं आपने। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन है, इनके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अलग अलग है, आपको पता है। मैंने आज से बताया आपको पहले ये आना चाहिए सब कुछ मेरे पास। तो आप तब आएंगे जब ये कंप्लीट हो जाए, मतलब AS पहले आता हो पूरा। तो इसमें कुछ ज्यादा बातें नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दूसरी बात, स्टॉक के क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम है, AS5 में भी कवर हो जाता है ये।
कि फीफो से वेटेड एवरेज में जा रहा है तो क्या चीज मानू से, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग, वो है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। और अगर मैं प्रोविजन बना रहा हूं किसी भी चीज के लिए, तो पहले कुछ और बेस ले रहा था, अब कुछ और बेस ले रहा हूं, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन है। तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें ज्यादा। और एक क्वेश्चन मुझे और नजर आया जो बार बार दुखी करने के लिए आ रहा है। वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे इस एएस का लगा ही नहीं, AS1 में प्रॉब्लम है ही नहीं है। मेरी कॉपी वाला सारा पढ़ो और उसके बाद ये ध्यान रखें कि फीफो से वेटेड एवरेज मेथड में जा रहा हूं तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। और अगर मैं एस्टिमेशन चेंज कर रहा हूं, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन है। मैंने प्रोविजन की अमाउंट चेंज की है। एक और मुझे तो ये AS 29 का क्वेश्चन ज्यादा लगता है, पर फिर भी यहां पर आता है बार बार। मैं आपको बता दूं क्या क्वेश्चन बनता है, वो लिखना नहीं है वो भी, पहले ये दो ही बातें लिखने थ्योरी में तो ये दो ही बातें हैं। देखो सीए साहब क्या प्रॉब्लम आती है। एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, अब इस कंपनी में प्रॉब्लम क्या चल रही है, इस कंपनी में ना अच्छे से काम नहीं चल रहा था या कुछ भी था, इनकम टैक्स वालों ने इस कंपनी की सारी एसेट्स को ब्लॉक कर दिया, एसेट्स ब्लॉक। अब कंपनी के पास पैसे खत्म हो गए, टाइट लिक्विडिटी हो गई, पैसे थे नहीं इस कंपनी के पास। जो पैसे लेने वाले लोग थे, जो इनके लायबिलिटी थी इनकी, वो सब लोन वाले इनके पीछे पड़ गए, हमारे पैसे दो। लोन वाले पीछे पड़ गए, लोन वाले कहते हैं हमारे पैसे दो और हमारा इंटरेस्ट दो। मान लो 10% इंटरेस्ट डिसाइडेड था, 10% इंटरेस्ट दो। इन्होंने क्या किया, कंपनी ने एक आईसीडी है, आईसीडी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। वैसे मैं इंटर कॉर्पोरेट, वैसे ये बैंक है तो बैंक वाले इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स को अप्लाई कर सकते हैं। आईसीडी को अप्लाई किया इन्होंने कि भाई साहब हमें लोन दे दो, ये एक लोन देने वाली संस्था है, सोच लो, इनको लोन दे दो, हमें लोन दे दो। आईसीडी कहता है मैं लोन दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारे जब पैसे लिक्विड पैसे एसेट्स ब्लॉक खत्म हो जाएगी तब तुम मेरे पैसे वापस कर देना। हमने कहा ठीक है। अब ये दिन आया जिस दिन हमने लोन को पे करना था, लोन पे डेट आ गई, जिस दिन हमने लोन को पे करना था, लोन की डेट आ गई कि इस दिन लोन को पे करना, और यहां तक का ब्याज भी देना था। लेकिन आईसीडी से पैसे आने में देरी हो गई, आईसीडी ने पैसा इस दिन दिया, तो हमने लोन को जो पेमेंट की वो इस दिन कर रहे हैं, लोन को हम जो पे कर रहे हैं वो इस दिन कर रहे हैं, लोन को जो पे कर रहे हैं। ड्यू डेट तो ये थी, पे इस दिन कर रहे हैं। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने यहां तक लोन पे किया, इसका इंटरेस्ट पे किया 10% के रेट से, जो बात हो चुकी थी। कंपनी कहती है जो इसके बाद का ब्याज है, ड्यू डेट से लेकर आईसीडी ने जब तक हमें लोन अप्रूव किया, हमने आपको पेमेंट की, तब तक का जो आपकी पेमेंट की देर तक का ब्याज बनता है, वो हम आपको 10% देने को तैयार है। दिया नहीं है अभी, देने को तैयार है। बात हो गई, ये देने को तैयार है। जो लोन वाले थे वो लोग पंगा करना शुरू कर दिया, कहते चलो यहां तक का तो कोई इशू नहीं, आपने हमें लोन डेट पे लोन भी दे दिया, वहां तक का इंटरेस्ट भी दे दिया, लेकिन जो इसके बाद का पेमेंट डेट तक है, इंटरेस्ट है, वो हमें ज्यादा रेट से चाहिए, हमें वो ज्यादा रेट से चाहिए। ये बात पे लड़ाई शुरू हो गई। कंपनी कहती हम जो ब्याज देंगे वो 10% के रेट से देंगे, ये कह रहे हैं डिफरेंट रेट मांग रही है। कंपनी ने कहा ब्याज ही नहीं है। अब कंपनी ने क्या किया, इस ब्याज को कंटीजेंट लायबिलिटी दिखा दिया, क्योंकि अभी रेट फिक्स नहीं हुआ, कंटीजेंट लायबिलिटी दिखा दी। क्या कंपनी ने ये ठीक किया? बस मुद्दा ये, मुझे तो ये AS 29 का एक क्वेश्चन लगता है, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर बच्चों एक साथ कभी नया किसी के सामने आ जाए तो बड़ी मुश्किल बात है। आप इसका लेवल इतना बड़ा नहीं है आपका,
लेकिन फिर भी मुझे पता होना चाहिए क्योंकि मॉड्यूल्स में है, तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। पहली बात तो यहां पर लड़ाई किस चीज की है? आपको, मुझे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन AS 29 का लगता है, और मैं फिर भी आपके लिए बता दूंगा ICAI ने क्या आंसर दिया, हमें भी वही आंसर दे के आना है। AS 29 में लिखा है, एक तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए। तो क्या मेरे पैसे जाएंगे? यस, ब्याज के पैसे जाएंगे। दूसरी बात, प्रोबेबल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबल होनी चाहिए। तो प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी है, देना तो है ही है, मना थोड़ी ना कर रहे हैं कि देंगे ही नहीं, प्रोबेबल है। इसके बाद आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, पास्ट इवेंट है, इवेंट बीत चुका, यस। AS 29 में ये बातें लिखी हुई हैं, पुराना इवेंट होना चाहिए, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, प्रोबेबल होना चाहिए, और अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड। आप कह रहे हो कि भी ब्याज का रेट नहीं पता, इस वजह से ब्याज निकालने में दिक्कत है, अमाउंट नहीं पता, और आपने कंटीजेंट लायबिलिटी बता दिया, ये गलत कर दिया। अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 10% तो पता ही है ना, कि 10% तो देने को तैयार बैठे हम, तो अमाउंट कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड है, और आपको प्रोविजन बनाना चाहिए था एज पर AS 29। क्वेश्चन का आंसर भी यही है कि कंपनी ने कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाई है, ये गलत है, और इसका प्रोविजन बनाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे क्या रखा है? आप पहले क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, कि कंपनी की ऐसे टाइट लिक्विडिटी चल रही थी, तो ये प्रॉब्लम चल रही थी। इन्होंने आंसर पता नहीं क्या घुमा घुमा के लिखा हुआ है। पहली बात लिखा है, एक अप्रोच होती है प्रूडेंस अप्रोच। कहा, कहते प्रूडेंस अप्रोच का मतलब होता है, क्योंकि AS 1 में क्वेश्चन डाल रखा है ना, लो प्रॉफिट को एंटीसिपेट नहीं किया जा सकता, लॉस को तो एंटीसिपेट किया जा सकता है, और आपको लग पा रहा है कि ब्याज 10% है, ये रीजनेबली एस्टिमेट हो सकता है, इसलिए कंपनी को प्रोविजन बनाना चाहिए। क्योंकि यहां पे झगड़ा सिर्फ इंटरेस्ट रेट डिफरेंस का है, तो ये रीजनेबली एस्टिमेट कर लो। दूसरी बात, एक्रूअल कंसेप्ट, क्योंकि आपको पता है AS 1 में यही दोनों बातें। एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने अभी तक ब्याज दिया नहीं है, लेकिन एक्रू तो हो गया ना, मान तो रहे हैं ना, तो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, कंटीजेंट लायबिलिटी बना रहे हो, तो आप एक्रूअल कंसेप्ट को भी तोड़ रहे हो, इसलिए कंपनी को प्रोविजन बना। उन्होंने ये आंसर, जबकि ये खरा बिल्कुल AS 29 का क्वेश्चन बन रहा था। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको यही लिख कर आना होगा। तो आप मेरे साथ साथ एग्जाम्पल को नोट करेंगे इसको, और बस इसके बाद AS 1 में और कोई बात मुझे ध्यान नहीं देना। FIFO से वेटेड एवरेज में जा रहे हैं तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है, और अगर आप प्रोविजन बना रहे हैं और प्रोविजन के एस्टिमेशन चेंज कर रहे हैं, उनके बेसिस चेंज कर रहे हैं, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन है। इसके बाद मेरे पास ये क्वेश्चन जो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखवा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद समाप्ति AS 1 की। आ जाओ AS 1 लिखते, एग्जाम्पल लिखो। XYZ लिमिटेड undergoing with tight liquidity, XYZ लिमिटेड की टाइट लिक्विडिटी चल रहा है। क्यों चल रही है? मोस्ट ऑफ द एसेट्स ब्लॉक्ड बाय स्पेशल कोर्ट ऑर्डर। लाइबिलिटी होल्डर want interest and payment, liability company's creditors, company creditors want payment and interest, ये पेमेंट और इंटरेस्ट चाह रहे हैं, इसलिए कंपनी अप्लाई और लोन टू ICD। कंपनी ने ICD को लोन के लिए अप्लाई किया,
कंपनी रिसीव्ड लोन एंड पेड टू क्रेडिट। प्रॉब्लम क्या है? सारी बातें होगी भी, ये सब प्रॉब्लम चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्रेडिटर डिमांड एंड कंपनी ये देखो, ये हुआ, ये है ड्यू डेट। यहां तक का इंटरेस्ट एज पर एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट में लिखा है वो इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट एज पर एग्रीमेंट। और ये है डेट ऑफ पेमेंट। क्रेडिटर कहते हैं यहां से यहां तक का ब्याज डिफरेंट रेट से दो, इंटरेस्ट एट डिफरेंट रेट। कंपनी क्या कहती है? ये आपकी ड्यू डेट है पेमेंट की, और ये आपकी डेट ऑफ पेमेंट है। हमने आपको जो ब्याज दिया है क्रेडिटर्स को, यहां से यहां तक का ब्याज इंटरेस्ट एज पर एग्रीमेंट। यहां तक की तो लड़ाई ही नहीं है। वो कहते हैं यहां तक का ब्याज भी एज पर एग्रीमेंट देंगे, इंटरेस्ट एज पर एग्रीमेंट। ये लड़ाई है कि ये कह रहे हैं एज पर एग्रीमेंट और ये कह रहे हैं एज पर। इसलिए कंपनी ने क्या किया? कंपनी सेज नो क्लियर अबाउट इंटरेस्ट रेट so that interest after due date shown as contingent liability। ये लड़ाई है। तो अब वैसे तो इसका आंसर A29 से बनता है, साफ साफ कीजिए भाई साहब। ये तो देखो आपको ना कई बार करना पड़ता है ऐसा, कीजिए भाई साहब, ये तो साफ साफ बनती नहीं कंटीजेंट लायबिलिटी। तो आप इसका सॉल्यूशन क्या देंगे फिर? आप इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, पहली बात तो लिखेंगे प्रूडेंस अप्रोच के बारे में। कैसे लिखना है, क्या करना है, वो बाद की बातें है। आज एडवांस लेवल में सिर्फ कुछ बेसिक बातें चल रही है, इसके बाद क्या करना है वो हम बाद में करेंगे। अब पहले तो लिखो प्रूडेंस अप्रोच। प्रॉफिट कांट बी एस्टिमेटेड, कांट बी एंटीसिपेटेड। आप प्रॉफिट का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, बट लॉस कैन बी एंटीसिपेटेड। आप लॉस का अनुमान लगा सकते, और अगर अमाउंट सर्टेन ना हो लॉस की तो रीजनेबल बेसिस पर बनाएं। इफ अमाउंट नॉट सर्टेन देन एस्टिमेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस। इसलिए कंपनी को प्रोविजन बनाना, सो डेट कंपनी रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन। दूसरी बात आप इसमें लिखाएंगे एक्रूअल कंसेप्ट। भाई ब्याज का रेट ही तो अलग है, आप मेरी बात समझो। एस्टिमेट तो लग सकता है ना, ओनली इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है ना। लड़ाई तो इस बात की है। तो ये तो हो सकता है आप कुछ तो आइडिया लगाओगे, आप अपना 10% ही लगा लो। एक्रूअल कंसेप्ट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑलरेडी बट नॉट पेड।
अगर कंपनी अब प्रोविजन नहीं बनाती तो वो एक्रूअल कंसेप्ट को तोड़ रही है। इफ कंपनी नॉट मेक प्रोविजन, कंपनी तो क्या कह रही है, कंटीजेंट लायबिलिटी लिखूंगी, नॉट मेक प्रोविजन देन ब्रेक एक्रूअल कर। तो कंपनी ये कंसेप्ट भी तोड़ रही है, तो इसलिए कंपनी का ट्रीटमेंट रोंग है। सो डेट कंपनी ट्रीटमेंट रोंग, required to prepare प्रोविजन। इसीलिए कंपनी का कंसेप्ट गलत है, कंपनी को प्रोविजन बनाना चाहिए। ये था मेरे पास AS1। ओके बेटे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए AS के साथ। बाय बाय बच्चों।